हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, इस वीडियो से हम टेंशन मेंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम कंटेंट जो कवर करेंगे वो है टेंशन मेंबर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन मेंबर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर एंड नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इनका बेनिफिट ले सकें। टेंशन मेंबर क्या होता है, आप सभी ने ये वर्ड कई बार सुना होगा। जिस पे तनाव होता है हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर पे उसको टेंशन मेंबर, और जिस पे दबाव होता है वो हमारा कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड टेंशन मेंबर। ओके, जिसमें टेंसाइल फोर्स होता है तो वो हमारा होता है टेंशन मेंबर। ओके, ए टेंशन मेंबर इज आल्सो नोन एज टाई मेंबर एंड सिंपली टाई। ओके, तो सिंपली हम इसको टाई भी बोल देते हैं। टाई का मतलब होता है बांधना, बांधने वाला मेंबर। ठीक है, द टेंशन मेंबर आर यूज्ड एज केबल फॉर रूफ एंड हैंगर फॉर रूफ। ये केबल के टाइप में भी यूज़ होता है रूफ में, और हैंगर के टाइप में भी। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सस्पेंशन ब्रिज है और इसमें ये जो केबल लगी हुई है ये टेंसाइल मेंबर है, टेंशन मेंबर, इसमें टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा एक स्ट्रक्चर है एमएस का, माइल्ड स्टील का हमारा स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो जिसमें टेंशन फोर्स ज़्यादा होता है वो हमारा टेंसाइल मेंबर, जिसमें कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा होता है वो हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है। अब है टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर। इसमें हमारे टाइप्स होते हैं बार्स, फ्लैट्स, सिंगल स्ट्रक्चरल शेप एंड बिल्ट अप मेंबर। तो बार्स, फ्लैट्स ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और ब्रीफ में आपको इसके बारे में बता देते हैं। जैसे बार हमारे दो टाइप के होते हैं, या तो राउंडेड होते हैं या फिर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, फ्लैट्स हमारे जनरली इस शेप के होते हैं, और ये है हमारा आई बार। ठीक है, ये भी हमारा एक टेंशन मेंबर ही होता है। फिर एंगल्स होते हैं, आपने ये भी देखे होंगे, और अच्छे से समझते हैं हम ऐसे। ये देखिए इस फिगर पे आप और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे राउंडेड बार्स हैं, ये हमारे स्क्वायर बार हैं, ये हमारे फ्लैट्स हैं, और ये हमारे एंगल हैं, ये हमारे टी हैं, टी शेप है जिससे आप देख सकते हैं, और ये हमारे होते हैं आई बार। ओके, तो यहाँ से आपको और अच्छा क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे कैसे कैसे शेप होती है और कैसे कैसे मेंबर होते हैं। आपने जनरली अपनी डेली लाइफ में भी इनको देखा होगा, पर ऑब्जर्व इसको अच्छे से नहीं किया होगा। तो अब आप उसको देखेंगे और ऑब्जर्व करना कि आपके आसपास कितना ये काम होता है इन मेंबर्स का। फिर आते हैं जैसे डबल एंगल, जिसमें दो एंगल जॉइंट करके हम वेल्डिंग के थ्रू या फिर बोल्ट के थ्रू या फिर रिवेट के थ्रू हम इनको जॉइंट कर देते हैं और इसको एज ए सिंगल मेंबर यूज़ करते हैं, तो इसको बिल्टअप मेंबर बोलते हैं। जैसे हमारा टी ये सिंगल मेंबर है। फिर जैसे इसमें आप देखिए ये फिगर, इसमें चार एंगल हमने यूज़ किए हैं। ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये, बीच में एक हमारी गसेट प्लेट है। तो इन सब को मिला के हमने एक आई सेक्शन का निर्माण किया है। ये आप देख सकते हैं आई सेक्शन का हमने निर्माण किया है, तो इसको भी हम बिल्टअप सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा हम एंगल स्ट्रक्चरल मेंबर को यूज़ करते हैं और एक कंबाइंड स्ट्रक्चरल मेंबर बनाते हैं, तो उसको हम बिल्टअप सेक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें दो हमारे सी सेक्शन यूज़ किए गए, चैनल सेक्शन, और ये हैं दो हमारे एंगल सेक्शन। ये देखिए इस फिगर से और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक आई सेक्शन है, और इसको मजबूती देने के लिए, इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमने इसमें स्टिफनर का यूज़ किया है। ये देखिए ये बीच बीच में हमने फ्लैट्स इसमें
वेल्ड कर दिए हैं ताकि इसकी और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर भी हमने इसमें फ्लैट को वेल्ड किया है और इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो ये सेक्शन जो होते हैं ये बोले जाते हैं बिल्ट अप सेक्शन। ठीक है, जिसको हम साइट पे ही बिल्ड करते हैं अलग अलग सेक्शन को कंबाइन करके। ओके, अब आती है बारी स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इन एक्सियल टेंशन। स्ट्रेंथ हमें निकालनी होती है, हमें पता करना होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर कितना टेंसाइल फोर्स सहन कर सकता है। ठीक है, कितना वो तनाव सहन कर सकता है, तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने ST से इसको डिनोट किया है, तो ST टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस हमारा, और नेट एरिया। ओके, तो ये जो फॉर्मूला आपको अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो पिछले चैप्टर कुछ याद कीजिए, हमने एक कंसेप्ट आपका तैयार किया था, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बोला था। हमारा फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ओके, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जहाँ पर भी स्ट्रेंथ की बात हो, लोड की बात हो, वहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट वो स्टील स्ट्रक्चर हो, RCC हो, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, तो हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में आपका ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर भी यही यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। अगर एरिया को हम स्ट्रेंथ के नीचे ले जाएं तो एरिया, और स्ट्रेंथ हमारी क्या हुई? लोड के इक्विवेलेंट। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ और लोड इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। और स्ट्रेंथ, जब लोड हमें निकालना है या स्ट्रेंथ निकालना है, दोनों एक बात है, तो स्ट्रेस के साथ हमें एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आती है बारी स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन। परमिसिबल स्ट्रेस हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? 0.6 FY। FY क्या है? इसमें मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इन न्यूटन पर mm²। ओके, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इन न्यूटन पर mm²। यील्ड स्ट्रेस क्या होती है? ये हमारी वो स्ट्रेस होता है जिस पे हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर गिव अप करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो टूटना या फिर बैंड होना या अपनी शेप चेंज करना स्टार्ट कर देगा, और वो हमारा होता है गिव अप पॉइंट, जिस पे वो हार मानना स्टार्ट कर देता है हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। इसको आपको याद रखने के लिए एक छोटा सा मैं बताता हूँ। जैसे आपकी स्ट्रेंथ, हम मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कैपेसिटी 100 kg वेट उठाने की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया आप 100 किलो वज़न उठा सकते हैं। ठीक है, 100 किलो के बाद अगर 1 किलो भी बढ़ जाता है तो आपके शरीर पे इसका बैड इफ़ेक्ट होगा, आपके हाथ पैर में कोई चोट लग सकती है। ठीक है, तो ये हुई हमारी मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, इतने पे आप गिव अप करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब हम क्या लेते हैं, जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस होती है हम उसको 60% लेते हैं यील्ड स्ट्रेस का। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मान लीजिए अगर 100 किलो आपकी कैपेसिटी है और इतना ही हम उसको परमिसिबल स्ट्रेस उस पर लगाएं, ठीक है, यानी कि 100 तक हम लिमिट पहुंचाएं और उस पर कोई भी लाइव लोड आ जाता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लाइव लोड इस पर आ जाता है, कोई भी पर्सन, कोई भी अदर मटेरियल उस पर आता जाता रहता है, तो उसकी वजह से अगर बाई चांस कुछ थोड़ा बहुत भी लोड उस पर बढ़ जाता है तो वो तभी ही ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाएगा। तो हम जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उससे कुछ कम रखते हैं अपनी परमिसिबल स्ट्रेस को। ठीक है,
तो परमिसिबल स्ट्रेस हम 60% रखते हैं, जैसा कि हमने इसमें लिखा है 60% ऑफ Fy, ठीक है। यानी कि 100 किलो का हम 60% जब लेते हैं तो 60 kg, यानी कि हम मानते हैं 60 kg आप इजीली उठा सकते हैं। उससे अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो भी हमारे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। 10-20 kg आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, 80 किलो होगा, 90 kg तक आप ले सकते हैं इजीली। अगर कुछ बढ़ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 60% हमने लिया परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आती है बारी, एक टेबल भी इसमें गिवन होती है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंगल की बात हो, टी की बात हो, बीम की बात हो, चैनल, फ्लैट या आपकी प्लेट्स, इन सभी में कुछ भी हो तो थिकनेस और डायमीटर, अगर थिकनेस उसकी 20 mm या उससे कम है तो हम स्ट्रेस की वैल्यू 150 लेंगे, ओके। अगर 20 से ज़्यादा और 40 से कम है तो 144 लेंगे, ओके। अगर थिकनेस 40 से ज़्यादा हो जाती है तो 138 लेंगे, ओके। अगर बात बार की करें, चाहे स्क्वायर हो या राउंड हो, तो 20 से छोटी कम हमारी थिकनेस हो तो 150 लेते हैं स्ट्रेस की वैल्यू, और 20 से ज़्यादा है तो 144 हम लेते हैं, ओके। अगर आपको न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं पे भी 150 लेके चलिए, ओके। 150 आप मान के चलिए, अगर आपको नहीं गिवन है तो 150 आप उसमें अज्यूम कर सकते हैं, सिंपल बात है। 150 आप याद रखिए, 150 हमारी टेंसाइल स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू होती है, ओके। अब आपको क्या क्या पता लगा, स्ट्रेंथ हमें निकालनी है तो 150 हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें निकालना है नेट एरिया। नेट एरिया जैसे ही हम निकाल लेंगे तो हमें हमारी स्ट्रेंथ की वैल्यू पता लग जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, ओके। अब देखते हैं नेट सेक्शनल एरिया। नेट सेक्शनल एरिया हमें निकालना है किस किस चीज़ों का, फॉर टेंशन मेंबर नेट सेक्शनल एरिया इज यूज्ड। द नेट सेक्शनल एरिया फॉर ए टेंशन मेंबर इज द ग्रोस सेक्शनल आर ऑफ द, सॉरी ये एरिया है, ग्रोस सेक्शनल एरिया ऑफ मेंबर माइनस एरिया ऑफ होल्स इन द मेंबर, ओके। तो इसमें क्या बताया है, ग्रोस सेक्शनल एरिया जो हमारा होगा उस सेक्शन का, उसमें से हमने माइनस करना है किसको, जो हमारा एरिया होगा होल्स का, जो हम रिवेट्स या बोल्ट्स के लिए उसमें होल बनाएंगे इंसर्ट करने के लिए, तो उसका एरिया हमने उसमें से माइनस करना है, ओके। द होल्स में बी रिवेट होल्स, बोल्ट होल्स और पिन होल्स। तो होल्स हमारे किसी भी टाइप के हो सकते हैं, रिवेट के लिए, बोल्ट के लिए या पिन होल के लिए। एरिया ऑफ होल इज द प्रोडक्ट ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर एंड डायमीटर ऑफ द होल। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं होल का, जो थिकनेस है मेंबर की थिकनेस और उसका डायमीटर कितना है उसको मल्टीप्लाई करके। अब हमें निकालने हैं एरिया 3 सेक्शन के। प्लेट कनेक्टेड बाय चेन रिवेटिंग, ठीक है, जिसमें प्लेट कनेक्शन है चेन रिवेटिंग से। प्लेट कनेक्टेड बाय जिगजैग और स्टैगर्ड रिवेटिंग, जिसमें जिगजैग पैटर्न का हमने यूज़ किया है, तो उसकी हमें नेट सेक्शनल एरिया निकालना है। फिर आया है नेट सेक्शनल एरिया ऑफ एंगल एंड टी। एंगल और टी का हमें नेट सेक्शनल एरिया ये भी निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट, प्लेट कनेक्टेड बाय चेन रिवेटिंग। चेन रिवेटिंग क्या होती है, जिसमें एक सीधी लाइन में रिवेटिंग की जाती है, ओके। तो इसको चेन रिवेटिंग बोला जाता है। तो अगर हम इस प्लेट को बीच में से काट दें, जैसे वन हमारा सेक्शन है, ये यहाँ से अगर हम इसको काट देते हैं तो ये ऐसी दिखाई देगी प्लेट, क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब ये इसमें जो बीच में है ये हमारे हैं होल्स ऑफ रिवेट
और बोल्ट। ठीक है, तो हमको निकालना है इसका एरिया। अगर इसमें होल नहीं होते तो एरिया कितना होता, B इंटू टी। सिंपल है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें ये होल्स हैं तो इन होल्स को हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि निकाल देंगे। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, B माइनस एन डी। एन मतलब नंबर ऑफ डायमीटर्स, यानी यहाँ पे 3 है रिवेट होल, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा n, और d डायमीटर ऑफ रिवेट होल, और t है हमारा थिकनेस। ओके, तो b माइनस एन डी हमारी क्या हुई, लंबाई, और t हमारी चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि एरिया। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। तो b है हमारी विड्थ ऑफ प्लेट, t है थिकनेस ऑफ प्लेट, n है नंबर ऑफ रिवेट्स, एंड d है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ओके, जैसे अगर यहाँ पे 10 रिवेट्स होती, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 रिवेट्स भी होती, तो हम क्या करते, जो भी हमारी चौड़ाई होती b, उसमें से 10 हम माइनस कर देते रिवेट होल्स, तो वो आ जाती है हमारी लेंथ, और थिकनेस जो भी हमारी प्लेट की होगी उससे मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता हमारा एरिया नेट। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। लंबाई में से हमने एरिया निकालना है रिवेट होल्स का, तो हमारे मिल जाएगा नेट एरिया। अब आती है बारी प्लेट कनेक्टेड बाय जिगजैग और स्टैगर्ड रिवेटिंग। जिगजैग रिवेटिंग ये होती है, हमने रिवेटिंग चैप्टर में इसको डिस्कस किया था। तो इस पैटर्न में जब रिवेटिंग होती है तो ये होती है जिगजैग रिवेटिंग। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है हमारा। इसमें क्या है, B जो हमारी टोटल विड्थ होती है, ओके, माइनस एन डी ये है नंबर ऑफ डायमीटर्स, ओके, प्लस, अब इसमें कुछ हम प्लस कर रहे हैं क्या, एन डैश। एन डैश इसमें क्या है, नंबर ऑफ गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एस। एस क्या होता है, पिच। एक रिवेट होल के सेंटर से दूसरे रिवेट होल के सेंटर की डिस्टेंस हमारी होती है पिच। ओके, और गेज डिस्टेंस क्या होती है, ये रिवेट होल के सेंटर से दूसरे रिवेट होल की डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसके परपेंडिकुलर जो हमारी डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी गेज डिस्टेंस, और पैरेलल जो होती है ये हमारी होती है पिच ऑफ रिवेट। ये आपको ध्यान रखना है, पिच और गेज में डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछी जा सकती है। ओके, एन है नंबर ऑफ गेज डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बीच में कितने गेज डिस्टेंस हैं, जैसे ये आप देखिए, ये हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हमने एक सेक्शन लिया है, इसकी हमें स्ट्रेंथ पता करनी है, तो इसका एरिया हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हमारी n की वैल्यू होगी 7, सॉरी n की वैल्यू होगी गेज डिस्टेंस 1, ये है हमारी 1 2 3 4, 4 हमारी होगी गेज की डिस्टेंस। ओके, s हमारा है पिच ऑफ रिवेट, g है हमारा गेज डिस्टेंस। तो इन सब को जब हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा हमारा एरिया नेट। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला। ओके, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, B माइनस एन डी, और ये आपको बस याद करना है, और इसको जब हम पूरे को T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया नेट हमारा निकल जाएगा। टोटल लेंथ इनटू थिकनेस। ओके, लंबाई गुना चौड़ाई, सिंपल कंसेप्ट है। तो ऐसे ही हमारा नेट एरिया निकल जाएगा जिगजैग जब रिवेटिंग होती है। अब बात करते हैं हम नेट सेक्शनल एरिया फॉर एंगल एंड टी। जब एंगल और टी की बात करें तो उसमें नेट सेक्शन कैसे हम निकालते हैं, इसमें 3 केस बनते हैं। जैसे फर्स्ट, जब सिंगल एंगल कनेक्टेड हो किसी गसेट प्लेट से,
ये हमारी प्लेट है जहाँ पे हमें एंगल को कनेक्ट करना है। तो ये जब सिंगल एंगल को कनेक्ट करते हैं, ओके। जब डबल एंगल को हम कनेक्ट करते हैं एक ही साइड में, ठीक है, ये दूसरा केस, एक एक करके हम इसको डिटेल में समझेंगे। और तीसरा केस क्या है, जब एंगल हमारे अलग अलग साइड में कनेक्ट हो, जैसे एक साइड ये है गसेट प्लेट की, एक साइड ये है हमारी गसेट प्लेट की, तो दोनों अलग अलग साइड पे कनेक्ट हो, तो एक ये केस, ठीक है। दूसरा केस था जब एक ही साइड पे हमारी दोनों एंगल कनेक्टेड हो, और फर्स्ट केस हमारा था जब सिंगल एंगल कनेक्ट हो, ओके। आइए एक एक करके इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, ओके। ये देखिए, ये है हमारी गसेट प्लेट, यहाँ पे हमें एक एंगल को जॉइंट करना है, ठीक है, इसको कनेक्ट करना है। अब जो लेग एंगल की ये हमारी कनेक्ट होती है गसेट प्लेट से, उसको बोलते हैं कनेक्टेड लेग, ओके, कनेक्टेड लेग। जो इससे आउटसाइड में होती है हमारी ये लेग एंगल की, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। सिंपल चीज़ है, जो लेग कनेक्ट होगी वो हमारी कनेक्टेड लेग, जो हमारी आउटसाइड डायरेक्शन में होगी वो हमारी आउटस्टैंडिंग लेग, ओके। ये चीज़ आप याद रखिए। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, ये एरिया होता है हमारा एरिया नेट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एरिया नेट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू के। अब ये A1 A2 क्या है, A1 है हमारा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग जो कनेक्ट होगी हमारी गसेट प्लेट से, इसका एरिया होगा हमारा A1, ओके। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, जो आउटसाइड की तरफ हमारी लेग होगी वो होगा हमारा एरिया A2। सिंपल चीज़ है, दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। A1 हमारा है एरिया जो कनेक्टेड लेग का एरिया है, A2 है हमारा जो एरिया आउटस्टैंडिंग लेग का है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, A2 हम कैसे निकालेंगे, A2 जो कि हमारी होती है आउटस्टैंडिंग लेग का, इस लेग का हमारा एरिया। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मिल जाए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट ये हमारा कुछ टेपर शेप में होता है, ठीक है, कर्व शेप में, तो इसको हम एग्जैक्ट L इंटू बी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लेग, पूरी लेंथ हमारी जो है लेग की, माइनस हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ लेग। तो जो ये थिकनेस है, ये एंगल की थिकनेस, इसका हाफ हम लेंथ में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी लेंथ। और जब हम इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई हमारी आ जाएगी एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। सिंपल चीज़ है। अब A1 हमारा क्या होता है, जो हमारी कनेक्टेड लेग है, ठीक है, कनेक्टेड लेग है, इसमें तो रिवेट होल भी है, तो टोटल हमारा जो एरिया है इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ रिवेट होल, ग्रोस एरिया, ओके, माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल, ये हमारा आया A1, ओके। अब एक फॉर्मूला और है इसमें, ये जो K हमारा बच गया था, अब K की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 3 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2। ये आपको याद रखना है, जब भी सिंगल एंगल की बात हो तो K की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। सिंगल एंगल, ये आप याद रखें, सिंगल एंगल की बात हो, जब एक ही एंगल हम यूज़ कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चरल मेंबर में एज ए टेंशन मेंबर, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ओके। K की वैल्यू सही निकल जाती है तो हम उसको एरिया नेट की फॉर्मूला में पुट कर देंगे यहाँ पे, और A1 A2 हमारे पास पहले ही है, तो हमारे पास एरिया नेट निकल जाएगा। अब एरिया नेट आपके पास है, स्ट्रेस आपको पता है, तो स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है।
ओके, तो सिंगल एंगल का फॉर्मूला आप ये याद रखिए, A1 प्लस A2 इंटू के, और के की वैल्यू ये है हमारी 3 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2। अब आगे चलते हैं, डबल एंगल की बात है। जब डबल एंगल किसी गसट प्लेट पे एक ही तरफ कनेक्टेड है, ये आपकी गसट प्लेट है, इसकी तरफ दोनों एंगल एक ही तरफ कनेक्टेड है बैक टू बैक, ठीक है, कमर से लगा के बैठे हैं दोनों एंगल। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है, इसमें क्या करना है, डबल एंगल और ए सिंगल टी, ये सिंगल टी है हमारा, देख सकते हैं आप, कनेक्टेड बाय वन लेग ऑफ ईच एंगल टू द सेम साइड ऑफ गसेट, ठीक है। सेम साइड में जब दोनों एंगल लगाए जाते हैं या फिर कोई टी लगाई जाती है तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। डबल एंगल जब भी आप लगाएंगे तो के की वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे, 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2। ओके, सिंगल एंगल हो तो यहाँ पे 3 आ जाता है, डबल एंगल हो तो यहाँ पे 5 आ जाता है। बस ये इसमें डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। के की वैल्यू निकालने के लिए ये डिफरेंस है, सिंगल एंगल के लिए 3A1, डबल एंगल के लिए 5A1। ऊपर का फॉर्मूला हमारा सेम है, एरिया नेट A1 प्लस A2 इंटू के। ओके, अब A1 इसमें क्या है, वही है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। जो हमारी कनेक्टेड लेग है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और फ्लैंज ऑफ द टी, ये टी है इसका फ्लैंज, ओके, इसका एरिया। A2 ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, जो बाहर की तरफ हमारी लेग है इसका एरिया, ओके, इसका एरिया, ये हमारा आउटस्टैंडिंग लेग है, दोनों को मिल जाता है। तो एरिया अब कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एरिया ऑफ फ्लैंज ऑफ ए टी, जो हमारा एरिया होगा ग्रॉस, वो कैसे निकलेगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज इंटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज। सिंपल चीज़ है, लंबाई गुना चौड़ाई। A1 हमारा है ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल, ये भी सिंपल है। जो भी हमारी कनेक्टेड लेग है उसी में तो छेद होते हैं, ठीक है, होल के लिए उसी में छेद होते हैं, तो टोटल एरिया हमारा ये, ओके, इसमें से हमने रिवेट होल का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारा बच गया एरिया ग्रॉस एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। A2 जो हमारा आउटस्टैंडिंग लेग है, ओके, जो बाहर की तरफ है, आउटसाइड की तरफ है, तो वो एरिया हमारा क्या होगा, डेप्थ ऑफ टी सेक्शन माइनस थिकनेस ऑफ फ्लैंज इंटू थिकनेस ऑफ वेब। तो इसमें क्या बताया है, डेप्थ ऑफ टी सेक्शन माइनस थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये एरिया हमें पता करना है, ओके। तो इस पूरे एरिया में से जो फ्लैंज है हमारा, इसमें से हमने इसकी डेप्थ को माइनस किया, ये, तो इसकी टोटल डेप्थ हमारे पास आ जाएगी, समझे। टोटल डेप्थ हमें निकालनी है यहाँ से और यहाँ तक, जो हमारी गसट प्लेट है यहाँ तक। तो ये लंबाई निकालने के लिए हमने थिकनेस ऑफ फ्लैंज को इसमें से माइनस किया, क्योंकि इसमें हमने इसका एरिया कंसिडर कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमने एरिया ले चुके हैं, अब यहाँ तक हमें लेना है। टोटल डेप्थ में से हमने इसकी थिकनेस माइनस की, तो हमारे पास आई पूरी लेंथ इंटू थिकनेस ऑफ वेब, लंबाई गुना चौड़ाई, हमारे पास आ गया एरिया। A1 A2 आपके पास है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे के की वैल्यू, फिर आप निकालेंगे A नेट की वैल्यू। A नेट जैसे निकलता है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब देखते हैं लास्ट, इसमें जो एरिया निकालना है कैसे। फॉर डबल एंगल और टी प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट, ठीक है। अब ये हमारी गसेट प्लेट और इसकी दोनों तरफ हमने एंगल को कनेक्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, एंगल हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया है।
तो इस केस में हमें एरिया कैसे निकलेगा, नेट इफेक्टिव एरिया हमारा क्या होगा, ग्रॉस एरिया ऑफ डबल एंगल का ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल। सिंपल चीज़ है। तो अगर हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाए, तो इसमें से हम जब रिवेट होल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इफेक्टिव एरिया आ जाएगा, यानी कि नेट एरिया हमारा जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपको स्टील टेबल का यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में जब न्यूमेरिकल हम इसके करेंगे तो उसके साथ ही साथ आपको स्टील टेबल कैसे स्टडी करनी है, खासकर जो आपके टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर है, तो उसमें आपकी स्टील टेबल की ज़रूरत होती है और वो आपके एग्ज़ाम में अलाउ भी होती है। ठीक है, तो उसमें आप कैसे हेल्प ले सकते हैं इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक आप ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा मुझे पता है। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।